नमस्ते दोस्तों, मैं ईशा आपका आपके अपने चैनल डायर हॉरर में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रही हूं। यह घटना लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल के कमरे से शुरू होती है। यह कहानी 3 दोस्तों की है। ये तीनों दोस्त लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहकर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। उन लड़कों के नाम थे रवि, सोहन और कलिंग। रात का समय था। उस दिन लाइट बार बार आ जा रही थी, इसलिए वो लोग पढ़ाई करना छोड़कर इधर उधर की बातें करने में लग गए थे। वैसे ही इधर उधर की बातें करते करते एक बात निकली कि कौन सबसे निडर है, जिसको डर नहीं लगता। और उन्हीं बातों बातों में एक बात निकली कि जो सबसे निडर है वह लखनऊ में स्थित ईसाई कब्रिस्तान में एक रात अकेले गुजारेगा। ऐसे ही बातों बातों में तीनों में शर्त लग जाती है, जो उस कब्रिस्तान में एक रात अकेले गुजारेगा, बाकी 2 लोग उसका 1 महीने भर का खर्च उठाएंगे। तो यह तय हुआ कि आज बृहस्पतिवार है, शुक्रवार को छोड़ शनिवार की रात ईसाई कब्रिस्तान में गुजारना है। उन तीनों में कलिंग थोड़ा दबंग और निडर किस्म का था। उसने कहा कि मैं उस ईसाई कब्रिस्तान में एक रात गुजारूंगा। वे लोग उसकी बातें मान कर हंसने लगे और कहते हैं, एक बार अच्छी तरह से सोच लो कलिंग, तुमको रात भर वहाँ गुजारना है। वो कहता, अरे अरे मैंने सोच लिया है, तुम लोग सोचो, मेरा महीने भर का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तो सोच लिया। इस तरह से बात पक्की हो जाती है। और फिर आती है शनिवार की रात। वे तीनों रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे हॉस्टल से निकलकर इधर उधर की बातें करते हुए, कलिंग को डराते हुए, हंसते हंसाते नादवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते ईसाई कब्रिस्तान के बाहर पहुंचकर खड़े हो जाते हैं। ईसाई कब्रिस्तान की दीवार चारों तरफ से टूटी हुई थी। रात तो उजाली थी, लेकिन सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन बड़ी ही डरावनी लग रही थी। माहौल बड़ा ही डरावना था। हवाओं में ज़ोर ज़ोर से साए साए की आवाज़ निकाल कर चलना, कभी जंगली जानवरों की आवाज़ और कुत्तों की अजीब तरीके से भौंकने की आवाज़ माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रवि और सोहन एक दूसरे का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़कर कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग कब्रिस्तान के अंदर टूटी हुई दीवार के रास्ते जाते हैं। वहाँ पर वो लोग आसपास इधर उधर देखते हैं और कलिंग से कहते हैं, तुम्हारा समय हम लोग के जाने के बाद शुरू हो जाएगा। हम लोग तुमसे सवेरे सुबह मिलेंगे अगर तुम बच गए तो। कलिंग कहता है, मैं बचूंगा क्यों नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मैं तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं हूँ। अपना वादा याद रखना। मेरे महीने भर का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सोहन और कलिंग जब आपस में बातें कर रहे थे तो रवि वहीं खड़े खड़े कब्रों पर लिखे नामों को पढ़ रहा था। प्रिंसिपल चार्ल्स, कमांडर रिचर्डसन ग्रीन, फेडरिक निक्स, जॉर्ज रिचर्डसन, जज रॉबर्टसन। रवि को नाम पढ़ते देख कलिंग और सोहन उसके ऊपर हंसते हुए कहते हैं, अरे ये पुरुषों की कब्रगाह है, यहाँ तुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली, अपना ध्यान यहाँ पर मत लगा। इतना कहकर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं रवि के ऊपर। अब रवि और कलिंग बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं और कलिंग से कहते हैं, अपना ध्यान रखना, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, कल सुबह तुमसे हम लोग मिलते हैं। और यह कह के बातें करते हुए रवि और सोहन कब्रिस्तान के बाहर चले जाते हैं। कलिंग वहीं पर खड़े होकर इधर उधर निगाह लगाता है, चारों तरफ देखने लगता है कि क्या माहौल है, क्या चीज़ कैसे है। इधर उधर देखते हुए तभी वह एक कब्रगाह पर बैठ जाता है।
कब्रगाह पर बैठकर वो भी लिखे हुए नामों को पढ़ने लगता है। कमांडर रिचर्ड ग्रीन, स्मिथ, नील। अभी वो नाम पढ़ ही रहा था तब तक कब्र के पीछे से 2 हाथ निकलते हैं और उसको ज़ोर से धक्का दे देते हैं, जिससे वह सामने नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके गिरने से उसके हाथों और माथे पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। वह संभल कर खड़ा होता है और सोचता है शायद मैं ठीक से बैठा नहीं था इसलिए गिर गया। वह खड़ा होकर कब्रिस्तान में चारों तरफ देखने लगता है कि मैं कैसे गिर गया अचानक। तभी उसको थोड़ी दूर पर धुआं धुआं उठता दिखाई देता है, जो कि उसको अपने पास आता हुआ महसूस हो रहा है। कुछ ही मिनटों में वह धुआं उसको चारों तरफ से घेर लेता और उस धुएं की वजह से उसको दम घुटता सा महसूस होता है और उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानी और अंग्रेज़ी हुकूमत के सिपाहियों के बीच तलवार और बंदूकों से लड़ाई होती दिखाई पड़ती है। उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ सिपाहियों को उन्हीं के बंदूकों और तलवारों से मारा था, उनके ऊपर गोलियां चलाई थीं। उसकी आवाज़ें वातावरण में गूंजने लगती हैं। कुछ स्वतंत्रता सेनानी तलवार लेकर अंग्रेज़ों पर उनके हाथ, पैर, गर्दन जहाँ जहाँ पा रहे थे वहाँ वहाँ हमला कर रहे थे। इसको देखकर कलिंग को लगता है मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर पाता तो। लेकिन तब तक वह होश में आ जाता और देखता है कि उसके चारों तरफ तो कुछ भी नहीं है। वह कुछ समझने का प्रयास करता है, तभी उसको थोड़ी दूर पर रवि और सोहन दिखाई पड़ते हैं, जो कि उसके पास चलते चले आ रहे थे और उसको ज़ोर से धक्का देकर गिरा देते हैं। वो कहता है, अरे भाई रवि, तुम मुझे क्यों गिरा रहे हो? रवि और सोहन कहते हैं, देख ये अपने आप को बड़ा निडर बनता है, तो महा डरपोक निकला। इसके चेहरे की रंगत देख, एकदम चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ है। यह तो महा ही डरपोक है। हम लोगों को कहता था कि तुम डरपोक हो, यह खुद बहुत बड़ा डरपोक है। वह रवि और सोहन से कहता है, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। रवि कहता है, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं चलना, हम भी अब तुम्हारे साथ इसी कब्रगाह में आज रात भर रुकेंगे। कलिंग रवि का हाथ पकड़कर खींचने लगता है और कब्रिस्तान से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। रवि अपना हाथ झटक देता है तो कलिंग कहता है, अच्छा तुमको रुकना हो तो रुको, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत ठंडक लग रही। अच्छा लेकिन रवि तुम्हारा हाथ भी तो बड़ा ही ठंडा है, क्या बात है? लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो तुम लोग अगर समझ सको तो समझो, नहीं तो ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं अब यहाँ और नहीं रुकने वाला। मैंने जो देखा है मैं वो तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। ये कहकर वो फिर से रवि का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है, लेकिन रवि फिर हाथ झटक देता। तब कलिंग कहता, अरे भाई तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है, अच्छा तुम रुको, मैं चलता हूँ। लेकिन रवि उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से खींचकर रोक देता है। कहता है, कहाँ चल दिए? हम लोग अब तुम्हारे साथ यहीं रात बिताएंगे। आज तुम्हारे और हमारी यहीं रात रुकने का तय है, तो इसलिए आज हम सब लोग यहीं पर रुकेंगे। लेकिन कलिंग कहता, मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, मैं तो हॉस्टल वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन तब तक सोहन एक मोटी सी रस्सी लेकर कलिंग के गले में डाल देता और कब्रिस्तान के एक बड़े से पेड़ की तरफ उसे खींचने लगता है। कलिंग चिल्लाता, अरे सोहन, क्या कर रहे हो? तुमको दिखाई नहीं पड़ा? तुम मेरे गले में रस्सी डालकर खींच रहे हो। अरे रवि, तुम क्या कर रहे हो? उसको मना करो ना, ये मुझे क्यों रस्सी डालकर खींच रहा है? लेकिन जैसे रवि और सोहन को तो कान में सुनाई ही देना बंद हो गया था, तो वो चिल्लाता जा रहा था, तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? वह चीख चीख कर सोहन से कहता, सोहन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन सोहन वो रस्सी लेकर एक बड़े से पेड़ की डाली पर डालकर उसको फांसी पर चढ़ाने की कोशिश करने लगता है। तब रवि कलिंग को देखकर कहता, अरे तुम इसको रोकते क्यों नहीं हो? ये मुझे फांसी पर चढ़ा रहा है। कलिंग के चीखने चिल्लाने का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता और उसका गला कसने लगता, उसका दम घुटने लगता है।
वह छटपटाने लगता है। तब तक रवि कहता, अरे तुम मरने वाले हो, मरने से पहले जान तो लो कि हम कौन हैं। जो तुम समझ रहे हो वो मैं तो नहीं हूँ। मैं हूँ सेनापति थॉमस हैक और ये है मेरा बटलर ग्रंथ। तुम इंडियंस हमेशा अंग्रेज़ों के गुलाम थे और हमेशा रहोगे। इतना कहने के साथ वो लोग बिल्कुल अंग्रेज़ सैनिकों में तब्दील हो जाते हैं और कलिंग को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और थोड़ी देर तड़पने के बाद कलिंग शांत हो जाता है। लेकिन कलिंग के मरने के बाद भी उन अंग्रेज़ सैनिकों को शांति नहीं मिलती है। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से कलिंग की लाश पर तब तक वार करना चालू रखा जब तक वो लोग पसीने से लथपथ नहीं हो गए और थक नहीं गए। अगली सुबह जब रवि और सोहन कलिंग को लेने कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस, पत्रकार और फोटोग्राफर को देखकर उनका डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और हाथ पैर फूलने लगते हैं। रवि और सोहन आपस में बात कर रहे थे कि देखो तो पता नहीं क्या हो गया, कलिंग यहाँ था। आगे बढ़कर रवि ने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो देखा कि कलिंग को पेड़ से उतारकर ज़मीन पर लिटाया गया था, जिसको देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसको देख सोहन भी आगे बढ़कर देखा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो पुलिस वाले समझ गए कि ये इनके जानने वाले हैं। जब कलिंग ने और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि जिस पेड़ पर कलिंग को फांसी से लटकाया गया था वहाँ खून ही खून फैला हुआ था। नीचे उसको फांसी पर इतनी ज़ोर से उसके गले को दबाया गया था कि उसकी आँखों की दोनों पुतलियाँ निकलकर ज़मीन पर गिर गई थीं। यह देखकर उसकी रूह तक कांप गई थी। कलिंग के जिस्म पर तो एक भी चोट का निशान नहीं था। एकदम वो पूरी तरह ठीक ठाक ऊपर से दिख रहा था। कलिंग को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो सामने आया बड़ा ही चौंकाने वाला था। रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर 50 से ज़्यादा घाव थे, जो कि शरीर के अंदर थे, लेकिन ऊपर एक भी घाव दिखाई नहीं दे रहे थे। मांसपेशियाँ बहुत धारदार हथियार से कटी हुई थी, हड्डियां भी धारदार हथियार से जैसे काट दी गई थी। 4-5 गोलियों के निशान भी उसके शरीर पर थे, लेकिन ऊपर शरीर पर एक भी निशान चिन्हित नहीं थे। पुलिस को तो यह केस बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके लिए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बन चुका था। वो लोग जितना भी दिमाग लगाते लेकिन ये समझ ही ना पाते कि कलिंग को मारा गया तो कैसे मारा गया। बहुत तफ्तीश और छानबीन के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, ना ही वह कोई भी साक्ष्य इकट्ठा कर पाई कलिंग के कातिलों के खिलाफ। इसलिए पुलिस ने अपनी छानबीन को और आगे बढ़ाते रहे, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद कलिंग ने आकर अपने दोस्तों को यह कि उसके साथ क्या घटित हुआ था सपने में बताया कि उसके साथ ईसाई कब्रिस्तान में ऐसी ऐसी घटना घटी थी। उसको उसके दोस्तों ने सबसे बताया कि कलिंग उनके सपने में आया था और उन्होंने बताया था कि उसके साथ यह घटना घटी थी। समय का पहिया और आगे चलता और ठीक उसी तरह कुछ समय बाद रवि और सोहन की भी लाश उसी पेड़ पर ठीक उसी तरह कलिंग की ही तरह लटकी मिलती है। वैसे ही उनकी भी आंखें निकली हुई थी और शरीर के अंदर घाव, तलवारों से काटने के घाव और हड्डियों के थे और गोलियों के निशान थे। लेकिन आज तक पुलिस इस केस का भी कोई अता पता नहीं कर पाई कि वो लोग कैसे मरे और कैसे उनकी मृत्यु हुई। आज भी यह केस की फाइल कहीं पुलिस स्टेशन में धूल खा रही है, लेकिन इसका आज तक कोई भी निवारण नहीं हो सका। लेकिन अब पहले वाली स्थिति नहीं रही। अब कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेर दिया गया है। ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई, चारों तरफ लाइट की व्यवस्था कर दी गई है। ये सड़क अब पूरे समय चलती है, लेकिन आज भी शाम को 6-6:30 बजे के बाद कोई इस कब्रिस्तान की तरफ झांकने की भी हिम्मत नहीं करता है। लोग रात को कब्रिस्तान का नाम लेने से भी डरते हैं।
इस तरह की सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और